16 मई 1943 की रात इंग्लैंड के RAF स्कैम्पटन एयरबेस से 19 लैंकेस्टर बॉम्बर्स उड़ान भरते हैं। उनका मिशन वॉरफेयर की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्हें नाजी जर्मनी के हार्ट में घुसना था। पिच डार्क रात में पानी की सतह से सिर्फ 60 फीट ऊपर उड़ते हुए भारी एंटी एयरक्राफ्ट फायर के बीच एक ऐसे बॉम्ब को ड्रॉप करने के लिए जो पहले कभी कॉम्बैट में इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। यह था ऑपरेशन चेस्टाइज, जिसे इतिहास डैम बस्टर्स रेड के नाम से याद रखेगा। उस रात इन बॉम्बर्स में चढ़े 133 यंग मैन में से 53 वापस घर नहीं लौटेंगे। उनकी एवरेज उम्र सिर्फ 22 इयर्स थी। यह कहानी है एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज, ब्रिलियंट इनोवेशन और सक्सेस और कैटास्ट्रोफिक फेलियर के बीच खींची रेजर थिन लाइन की। जर्मनी का रूर वैली थर्ड राइच का इंडस्ट्रियल हार्ट था। यही फैक्ट्रीज टैंक्स, एम्यूनिशन और वेपन्स बनाती थीं। इनको पानी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मिलती थी मैसिव डैम से, जैसे म्यूने डैम और एदर डैम। ये डैम्स सिर्फ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स नहीं थे, ये स्ट्रेटेजिक टारगेट्स थे। अगर ये टूट जाते तो जर्मनी की वॉर फाइटिंग कैपेसिटी को सीधे कमजोर किया जा सकता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ये डैम्स विशाल रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बने थे। बेस पर दीवारें करीब 140 फीट मोटी। कन्वेंशनल बॉम्ब्स गिरकर या तो बाउंस हो जाती या सुपरफिशियल डैमेज करती। डैम्स के आगे एंटी टॉर्पीडो नेट्स लगे थे। अंडर वाटर हमला भी बेअसर था। सीधे शब्दों में ये डैम्स लगभग इंडिस्ट्रक्टिबल लगते थे। तभी पिक्चर में आते हैं बार्न्स वॉलिस, एक ब्रिलियंट ब्रिटिश इंजीनियर और इन्वेंटर। वॉलिस के पास एक ऑडेशियस आइडिया था, अ बाउंसिंग बॉम्ब, जो फिजिक्स के सारे नियमों को चुनौती देता हुआ लगता था। उन्होंने एक सिलिंड्रिकल बॉम्ब डिजाइन किया जो बैकवर्ड्स स्पिन करता था, करीब 500 रेवोल्यूशंस पर मिनट पर। प्लान था बॉम्ब को ठीक हाइट और स्पीड पर ड्रॉप करना, ताकि वो पानी की सरफेस पर स्किप करे, जैसे कोई पत्थर तालाब पर उछलता है, और टॉर्पीडो नेट्स के ऊपर से बाउंस करके डैम तक पहुंचे। डैम वॉल से टकराकर बॉम्ब नीचे सिंक होगा और प्रीसेट डेप्थ पर डेटोनेट करेगा, ऐसा शॉक वेव बनाते हुए जो डैम को अंदर से तोड़ दे। पर यह सब परफेक्ट कंडीशंस पर डिपेंड करता था। एयरक्राफ्ट बिल्कुल 60 फीट पर, स्पीड एग्जैक्टली 232 माइल्स पर आवर और रिलीज पॉइंट 425 यार्ड्स पर। और ये सब रात में एनिमी टेरिटोरी में, जर्मन फ्लैग और सर्च लाइट्स की बारिश के बीच। एक छोटी सी गलती, एक सेकंड की हेजिटेशन या एक फ्लैग बर्स्ट और पूरा एयरक्राफ्ट पानी या डैम वॉल से टकराकर खत्म। लेकिन वॉलिस जानते थे, अगर कोई वेपन इन इंडिस्ट्रक्टिबल डैम्स को तोड़ सकता है तो वो सिर्फ यही था। इस इम्पॉसिबल मिशन को लीड करने के लिए चुने जाते हैं विंग कमांडर गाय गिब्सन। सिर्फ 24 साल की उम्र में गिब्सन ऑलरेडी एक डेकोरेटेड वेटरन थे, नर्व्स ऑफ स्टील के लिए मशहूर। उन्हें टास्क दिया गया RAF के बेस्ट बॉम्बर क्रूज चुनने का और एक नया स्पेशल यूनिट बनाने का 617 स्क्वाड्रन। गिब्सन ने केयरफुली चुने 21 क्रूज, 133 मैन ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आए हुए। उन्हें लेस देन 2 मंथ्स मिले ट्रेनिंग के लिए। वीक्स तक वे ब्रिटिश लेक्स और रेजर्वोयर्स के ऊपर डेंजरसली लो लेवल फ्लाइंग प्रैक्टिस करते रहे, ट्रीज, हिल्स, पावर लाइंस के बिल्कुल पास से, ताकि 60 फीट पर कंट्रोल सीख सकें। मिशन इतना सीक्रेट था कि उन्हें टारगेट तक नहीं बताया गया। रेड के दिन तक सिर्फ इतना कहा गया, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेंजरस होगा। ट्रेनिंग खुद भी घातक थी। कुछ क्रूज प्रैक्टिस फ्लाइट्स में ही मारे गए। फिर भी स्क्वाड्रन ने रुकना नहीं चुना। यह है अपकीप बॉम्ब, इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना। इसका वजन 9,250 पाउंड था, जिसमें 6,600 पाउंड हाई एक्सप्लोसिव भरा था। लैंकेस्टर बॉम्बर्स के बॉम्ब बे डोर्स हटाए गए और बॉम्ब को एक स्पेशल स्पिनिंग मैकेनिज्म के साथ एक्सटर्नली माउंट किया गया। टेक ऑफ से पहले बॉम्ब को बैकवर्ड स्पिन देकर फुल स्पीड पर घुमाया जाता था, ताकि पानी पर बाउंस करने का फिजिक्स संभव हो सके। रात में पानी के ऊपर 60 फीट की सटीक ऊंचाई कैसे बनाए रखें? इसका समाधान था एयरक्राफ्ट के नीचे लगे 2 स्पॉटलाइट्स। स्पीड ठीक 232 मील प्रति घंटा होनी चाहिए थी। जरा भी तेज या धीमी होने पर बॉम्ब सही ढंग से बाउंस नहीं करता। रिलीज पॉइंट डैम से ठीक 425 यार्ड था।
इसके लिए एक साधारण लकड़ी का ट्रायंगुलर साइट इस्तेमाल किया गया। कोई जीपीएस नहीं, कोई डिजिटल कंप्यूटर नहीं, सिर्फ ह्यूमन स्किल्स, टाइमिंग और हिम्मत पर ही मिशन की सफलता निर्भर करती थी। 9:39 PM 16 मई 1943 पहला लैंकेस्टर रात के अंधेरे में उड़ान भरता है। कुल 19 एयरक्राफ्ट 3 वेव्स में डिवाइड होते हैं। निर्दिष्ट रास्ता नॉर्थ सी के ऊपर से होकर गुजरता था, फिर ऑक्यूपाइड हॉलैंड और जर्मनी के ऊपर लो लेवल फ्लाइट। वे बहुत नीचे उड़ रहे थे। रियर गनर्स ने रिपोर्ट किया, फील्ड्स में भागती गायें, घरों की खिड़कियों में दिखते चौंके हुए लोग। लो लेवल फ्लाइंग का मतलब था हर तरफ खतरा। जर्मन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, फ्लैक बैटरीज और मशीन गन्स इन काले सिलुएट्स पर आग बरसाना शुरू कर देते हैं। एक एयरक्राफ्ट पावर लाइन से टकराकर फायर बॉल बन गया, दूसरा पाइलॉन से टकराकर मिड एयर डिसइंटीग्रेट हो गया। एयरक्राफ्ट चार्ली फ्लैग से टकराया और क्रैश हो गया। 7 क्रू वहीं मारे गए। डैम्स तक पहुंचने से पहले ही कई एयरक्राफ्ट खो चुके थे, लेकिन जो बचे थे पीछे नहीं हटे। पहली वेव गिब्सन के लीड में म्यूने डैम की ओर बढ़ती है। गिब्सन खुद पहला अटैक रन लेते हैं, सीधे ट्रेसर फायर और एक्सप्लोजन्स के बीच। उनका लैंकेस्टर हिलता है, हिट होता है। अब बारी बाकी क्रूज की थी और हर पायलट जानता था उन्हें उसी आग के तूफान में घुसना है जिससे उनके साथी अब भी गुजरे हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट जॉन हॉपगुड की एयरक्राफ्ट बॉम्ब ड्रॉप करने से पहले ही बुरी तरह हिट हो जाती है। बॉम्ब देर से रिलीज होता है, डैम के ऊपर से उछलकर पावर स्टेशन पर एक्सप्लोड होता है। हॉपगुड डेस्परेटली एल्टीट्यूड गेन करने की कोशिश करते हैं। 3 क्रू कूदने में कामयाब होते हैं, बाकी हॉपगुड समेत क्रैश में मारे जाते हैं। इसके बाद हैरोल्ड मैकमार्टिन अपनी रन बनाते हैं। उनका लैंकेस्टर ट्रेसर फायर के बीच नाचता सा आगे बढ़ता है, लेकिन डैम अब भी मजबूती से खड़ा रहता है। स्क्वाड्रन लीडर मेल्विन डिंगी यंग ने भी बॉम्ब को बिल्कुल सही जगह पर मारा। स्ट्रक्चर कमजोर हो रही थी, लेकिन टूटने से इनकार कर रही थी। अंत में फ्लाइट लेफ्टिनेंट डेविड मॉल्ट भी आते हैं और उनका बॉम्ब परफेक्ट लाइन में जाता है। हेयरलाइन क्रैक्स, फिर दूसरी और फिर एक डेफनिंग रोर। म्यूने डैम गिर जाता है। 30 फीट ऊंची पानी की दीवार घाटी की ओर टूट पड़ती है। ब्रिजेस, रोड्स, फैक्ट्रीज, विलेजेस सब अपने रास्ते में बहाती हुई। यह धार 330 मिलियन टन पानी लेकर बह रहा था। गिब्सन ऊपर से सर्कलिंग करते हुए मूनलाइट में अनफोल्डिंग डेवस्टेशन देखते हैं, लेकिन सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं था। अभी 2 और डैम्स बाकी थे। गिब्सन सर्वाइवर्स को लीड करते हैं ईदर डैम की ओर, जो और भी ट्रिकी टारगेट था। वैली के बीच में दोनों तरफ हिल्स से घिरा हुआ। पायलट्स को स्टीप वैली में डाइव करना पड़ता, 60 फीट पर लेवल होकर बॉम्ब रिलीज करना होता और फिर तुरंत शार्पली पुल अप करना होता ताकि सामने वाली हिल से टकराए नहीं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट डेविड शैनन पहला अटेम्प्ट करते हैं। एंगल सही न होने पर अबॉर्ट करते हैं। दूसरा अटेम्प्ट अबॉर्ट। तीसरी कोशिश में बॉम्ब ड्रॉप किया, लेकिन ओवरशूट होकर डैम के आगे एक्सप्लोड हो गया। स्क्वाड्रन लीडर हेनरी मॉर्डस्ले अगला रन लेते हैं। उनका बॉम्ब बहुत लेट ड्रॉप होता है, डैम वॉल के नीचे एक्सप्लोड करता है, सीधे एयरक्राफ्ट के तले में। लैंकेस्टर भारी डैमेज लेकर स्टैगर करता है, लेकिन वापस घर नहीं पहुंचता। मॉर्डस्ले और उनका पूरा क्रू रास्ते में मारा जाता है। अब बारी आती है पायलट ऑफिसर लेस नाइट की। नाइट नैरो वैली के बीच से अपने लैंकेस्टर को थ्रेड करते हुए परफेक्ट हाइट और स्पीड मेंटेन करते हैं। उनका बॉम्ब 3 बार बाउंस करता है, सीधे डैम से टकराता है और मैसिव एक्सप्लोजन होता है। ईदर डैम क्रैक होता है, पहले रेजिस्ट करता है, फिर आखिरकार टूट जाता है। एक और वाटर वॉल घाटी के नीचे की दुनिया को बहाने निकल पड़ती है। थर्ड वेव को अन्य स्मॉलर डैम्स टारगेट करने भेजा गया था, लेकिन उन्हें फियर्स रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। कई एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हो गए। सोरपे डैम, जिसकी अर्थ कोर कंस्ट्रक्शन अलग थी, मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बावजूद मोस्टली इंटैक्ट रहा। अब सर्वाइविंग एयरक्राफ्ट वापस टर्न करते हैं। उन्हें वापसी पर भी एंटी एयरक्राफ्ट फायर और सर्च लाइट्स क्रॉस करने थे। 19 एयरक्राफ्ट में से सिर्फ 11 वापस लौटेंगे। सुबह होते होते RAF स्कैम्पटन पर सभी की निगाहें आसमान पर थीं। ग्राउंड क्रूज लैंडिंग लैंकास्टर्स को गिनते हैं। 1, 2, 3, 11, 8 एयरक्राफ्ट मिसिंग थे। 53 मैन डेड या मिसिंग थे।
3 को बाद में प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाया गया। ये सिर्फ नंबर्स नहीं थे, ये 19 से लेकर 32 साल तक के यंग मैन थे, बेटे, भाई, पति, पिता। जर्मनी में इस फ्लड ने लगभग 1600 लोगों की जान ली, जिनमें से कई फोर्स्ड लेबरर्स और प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। इंडस्ट्रियल असर भी बड़ा था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कट गई, फैक्ट्रीज बंद पड़े, कोल प्रोडक्शन गिर गई, हजारों वर्कर्स को रिपेयर्स पर लगाना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल था। इस रेड ने साबित कर दिया कि कोई भी जर्मन टारगेट इतना सुरक्षित नहीं कि वहां तक एलाइज न पहुंच सके। जर्मन मनोबल पर यह भारी चोट थी और एलाइड मनोबल के लिए मैसिव बूस्ट। ऑपरेशन चैस्टाइज लेजेंडरी इसलिए नहीं बना कि उसने 2 डैम्स तोड़े, बल्कि इसलिए कि उसने कैसे ये किया। यह प्रिसिजन बॉम्बिंग का एक्सट्रीमिस्ट रूप था, जहां स्किल, करेज और टीम वर्क सबको अपनी सीमाओं से ऊपर जाना पड़ा। गाय गिब्सन को मिला विक्टोरिया क्रॉस, ब्रिटेन का हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर। 33 और क्रू मेंबर्स को ब्रेवरी के मेडल्स मिले। 617 स्क्वाड्रन आगे चलकर आरएएफ की मोस्ट फेमस यूनिट्स में से एक बना। टिरपिट्स जैसे बैटलशिप पर रेड्स और हिटलर के माउंटेन रिट्रीट जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स पर ऑपरेशंस किए, लेकिन स्क्वाड्रन उन पहली रात को कभी नहीं भूल पाया। डैम बस्टर्स रेड। गाय गिब्सन खुद 1 साल बाद हॉलैंड के ऊपर एक्शन में मारे गए। एज सिर्फ 26। ऑपरेशन ने दिखाया कि जब ब्रिलियंट इनोवेशन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज एक साथ मिलते हैं तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगता है। लेकिन इसने ये भी दिखाया कि वॉर की कीमत हमेशा ह्यूमन लाइव्स में चुकानी पड़ती है। डैम बस्टर्स रेड इतनी घातक थी क्योंकि इस मिशन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। 60 फीट की ऊंचाई पर 232 मील प्रति घंटे की रफ्तार से घनी अंधेरी रात में फ्लैक और ट्रेसर फायर के बीच पायलट ऊपर नहीं चढ़ सकते थे। उन्हें सीधे और समतल उड़ना था, सीधे बंदूकों की लाइन में। एक छोटी सी गलती, एक गलत एंगल या एक फ्लैग का टुकड़ा और विमान सीधा क्रैश हो जाता। और 53 युवा पुरुषों ने उस पूर्णता की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। आज ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इन पुरुषों के नाम हमेशा के लिए पत्थरों पर खुदे हुए हैं। डैम्स का रिकंस्ट्रक्शन हो गया, कारखाने फिर से चलने लगे, जर्मनी फिर से लड़ने लगा। लेकिन डैम बस्टर्स की लेजेंडरी जीवित रही। मानवीय सरलता, इनक्रेडिबल ब्रेवरी और वॉर की भयानक कीमत का एक रिमाइंडर बनकर यह ऑपरेशन चेस्टीज था। वह रात जब 133 पुरुषों ने असंभव की ओर उड़ान भरी और 53 घर वापस नहीं आए।